यानी विभाजन, भारत देश जब विभाजित हुए 2 देश और 3 टुकड़ों में उसका दर्द, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस दिवस को याद किया और उन तमाम जो विभाजन की दर्द से कराह रहे हैं, आज भी वो दर्द गया नहीं है, तो उन लोगों को ये एक भावनीय श्रद्धांजलि है। इस कार्यक्रम को जिसने भी सोचा है, मैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ। मैं हिंदी साहित्य से हूँ और लेकिन जब विभाजन की बात करते तो वहाँ इतिहास आ जाता है। मैं अभी हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं इतिहास की ही स्टूडेंट रही हूँ। इतिहास यानी हिस्ट्री मेरे प्रिय एक विषय रही है, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आज आप लोगों के बहाने में अपने इतिहास को फिर से, मतलब इतिहास पढ़ने की जो मेरी ललक है, इसको मैं फिर से जागृत कर पाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में 3 काल में हम लोग सोचते हैं, यानी 3 पीरियड में, 3 युग में सोचते हैं। सबसे पहले समय आता है आदिकाल। आदिकाल सबसे पहला, बहुत पुराना। आदिकाल में जो साहित्य मिलते हैं, जो कुछ लिखा जाता था, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी समाज, लिटरेचर में जो कुछ लिखी जाती है वो समाज से ही आता है। तो आदिकाल में वीरता का समय था। उस समय में राजा रजवाड़े इतने मतलब आपस में लड़ते भी थे, लेकिन उनकी जो वीरता की कहानी घर घर में इस तरह से प्रचलित है। वीर होना ही सच्चे नागरिक होने का या इंसान होने का सही पहचान था। एक छोटा सा उदाहरण है, उसमें एक राजस्थान की एक घटना है। कुआं में पानी भरने के लिए महिलाएं इकट्ठी हुई है और एक महिला कहती है, बहना सुनो, सुना है आपका पति जो है शहीद हो गए हैं युद्ध के मैदान में, तुमने ये बात, तुम्हें ये सूचना मिली है क्या? ये सुनने के बाद एक सामान्य पत्नी क्या करेगी? सामान्य पत्नी रोएगी, बिल है भगवान क्या हो गया। लेकिन वो एक आदिकाल की वीर नारी की कथन है, भला हुआ मारा गया महाराव कन, भला हुआ मेरा पति युद्ध में मारा गया। युद्ध में अगर वो पीठ दिखाकर भाग कर आते तो आज मैं अपने सहेलियों के बीच अपना चेहरा कैसे दिखाती है। ऐसे वीरता की कहानी हमारे आदिकाल में चलते, यानी भारतीय इतिहास में जो हमारा स्वर्णिम आदिकाल है, वो उसमें झुकने का नहीं है, लड़ने का है, लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए। इसके बाद आता है मिडिवल एज, यानी मध्यकाल। मध्यकाल में भारतीय इतिहास में युद्धों का काल रहा है। बाहर से आक्रमणकारी आते, लड़ते 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 संघर्ष का काल रहा है। संघर्ष करते करते अंत में भक्ति काल आता है, यानी हिंदी साहित्य में मध्यकाल में भक्ति काल, अर्थात लड़ते लड़ते वो लोग थक गए। अंत में तो सोचा है कि चलो हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हम कमजोर हो गए हैं शायद, लेकिन ईश्वर की शरण में जाते हैं, वही हमारा सब कुछ है। और भक्ति काल के बाद 1853 से हम आधुनिक यानी मॉडर्न एज मानते हैं। तो 1853 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिस क्रांति में जिसका जो आप हर बोलूं कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी मणिकर्णिका एक सामान्य घर में पैदा होने वाली महिला, जब वो झांसी में रानी बनकर आती है, उनका पति के जाने के बाद अंग्रेजी कहते हैं कि तुम अपना महल में अच्छी तरह रहो, आराम से रहो, लेकिन एक बात है, तुम मेरे अधीन में रहो, तुमको जितना जरूरत है धन हम दे देंगे, आराम से महल में रहो। मणिकर्णिका पिक्चर जिसने भी देखा हो याद करना, उसमें एक वाक्य बार बार कहती है, मेरी लड़ाई जीत की नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे लोगों को लड़ने के लिए सिखाना होगा। अगर मैं आज नहीं लड़ी तो मेरे लोग कभी नहीं लड़ पाएंगे, मेरा देश हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। ऐसे वो बार बार कहती, उसको पता था हार पक्का है, इतने बड़े अंग्रेजी सैनिकों के बीच में वो हार पक्का है, फिर भी वो लड़ती है, केवल मुझको लड़ना सिखाना है, अपने अधिकारों के लिए मुझे लड़ना सिखाना है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के बाद भारतीय इतिहास में जो आंदोलन, जो बदलाव आया, 1857 से पहले कंपनी हम पर राज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1857 के बाद
ब्रिटिश सरकार के अंदर हमारा देश सीधे चले जाते हैं, वहाँ की रानी के अधीन हो जाते हैं। 7 समुंदर पार हम जो यहाँ बैठे हैं हमारे शासन करने लगते। फिर वो 1817 के बाद की जो दुनिया है वो फिर कुछ अलग ही है। 1817 के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई है जो भारत देश में तुम लोगों को, आप लोग जो है सब पॉलिटिकल पार्टी में हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक आदर्श पुरुष है जिसने राजनीति गंदी है करते हैं, लेकिन उसने साबित किया कि राजनीति में महापुरुष भी रह सकते हैं। ऐसे आप राजनीतिक पार्टी में हैं। तो मैं इसलिए ये कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ। 1857 के बाद हमारे ये जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सोच को बदलाव लाने के लिए किस तरह से काम करना शुरू किया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि अब इनकी किताबों में बदलाव करना है। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को लेकर आए कि बाबा आप जाकर घूम फिर कर देखो कि ये किस तरह से इस भारत देश पर हम राज कर सकते हैं। आप सबको मालूम होगा लॉर्ड मैकाले का वो वक्तव्य कि भारत देश में शिक्षा गुरुकुल पद्धति मतलब बहुत अच्छा है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उस अच्छाई को हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम उसको मतलब इसकी जो व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले शिक्षा नीति बनानी पड़ेगी और इनकी शिक्षा नीति को गलत साबित करना पड़ेगा और मानसिक रूप से ऐसा हमें वर्ग तैयार करना पड़ेगा जो अपने आप अपनी शिक्षा नीति को, अपनी व्यवस्था को गलत मानते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने 1937 से जो लॉर्ड मैकाले ने जो ब्रिटिश एक्ट के द्वारा जो उन्होंने व्यवस्था दी तो उसको पढ़ाना शुरू किया। अभी पुस्तकों में फिर कैसे देना शुरू किया, ये देना शुरू किया कि ये जो है तुम क्या लड़ते हो भारत देश के लिए, कहते हो मातृभूमि है। हाँ क्या मातृभूमि है, तो हम लोग तो सब यहाँ जो आर्यन है और ये सब बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, मैं भी बाहर से आए, किस बात के लिए लड़ते हो? हाँ तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा है, नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत ये बताया कि मतलब बहुत अजीब लगता है कि आर्यों के बारे में उन्होंने कहा कि ये घुमंतु है, घुमंतु है, कबीलाए है, मतलब घूमते रहने वाले खानाबदोश लोग हैं। खानाबदोश का मतलब वो एक जगह दूसरी जगह घूमते घूमते भटकते हुए यहाँ भारत में आ गए हैं। और उन्होंने बहुत मजेदार ये कहा कि उनके पास में वेद थे, उनके पास में रथ थे, उनके पास में भाषा है, उनके पास में लिपि है। यानी मेरा कहने का मतलब खूब पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोग थे, लेकिन उसको खानाबदोश कहा गया। खानाबदोश की परिभाषा शब्द और उन्होंने जो बताया उनकी जो बारे में वो कितना अलग है वो समझने की बात है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि तुम भारत माता की जय कहकर खून भी देंगे। आप लोग ये मैंने सुना है, नारा लगाते हो आप लोग भी कि उस भावना से इन लोगों को बाहर लाओ, खून भी देंगे, जान भी देंगे, खून भी देंगे, देश की मिट्टी कभी ना देंगे, इस भावना से पहले इन्हें निकालो। अब किस मिट्टी की बात करें, तुम भी बाहर से हम भी बाहर से, ये मानसिकता इनको पहले डालना पड़ेगा। इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरी ये कि इनको जातियों में बांटो, ठीक है, कि तुम जाति में बांटो। इसके लिए उन्होंने पहले जो है इस तरह का, पहले जितने लोग थे उसका जाति का उतना वो नहीं था, लेकिन उन लोगों ने एहसास कराया कि हाँ तुम ना अलग अलग जाति हो, तुम ऐसा करो, अपना सरनेम के पीछे ऐसा लगा, उसे जाति सूचक पता चलता है। तो जाति में उनको बांटने के लिए जाति जनगणना शुरू हुई। अब आपको मैं एक उदाहरण बता रहा, आप सब चाणक्य को पढ़ते होंगे, राजनीति में है। चाणक्य का सरनेम क्या है, किसी को पता है? चाणक्य शर्मा, चाणक्य उपाध्याय नहीं ना, हम चाणक्य जानते हैं, ब्राह्मण थे इतना जानते हैं, है कि नहीं, लेकिन हम उसको जाति में नहीं